ये सेक्टोरल और थीमेटिक जो फंड्स हैं ये होते क्या? सेक्टोरल फंड या थीमेटिक फंड की बात करते हैं तो एक उसका जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स होता है जहां वो पैसा लगाता है वो एक नैरो सेक्टर होता है। जैसे कि सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं जो फंड, उनको हम टेक्नोलॉजी फंड्स बोलते हैं या फार्मा सेक्टर फंड्स बोलते हैं। आपको अगर समझ है सेक्टर्स की तब आप सेक्टोरल फंड्स को इवेल्युएट करके आप देख सकते हैं, बट ये नहीं कि कोई और इन्वेस्ट कर रहा है तो आप उसमें इन्वेस्ट करें। आपको ये देखना है कि क्या मेरिट पे ये सेक्टर अभी अट्रैक्टिव है या नहीं। पूरे इंडस्ट्री में लगभग 2 करोड़ इन्वेस्टर्स थे यूनिक, आज के दिन में 6 करोड़ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 4 करोड़ इन्वेस्टर पिछले 6 साल में इंडस्ट्री में आए। इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो आपको एक्साइटमेंट नहीं देखना चाहिए, आपको बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। आपको ये सब अगर समझ नहीं आता है तो बेहतर यही रहेगा कि आप उससे दूर रहें। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज बिल्डिंग भारत वेल्थ माइंडफुली। और इस सीरीज के 4th एपिसोड में हम सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, मार्केट में कई ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपका टेक्नोलॉजी हो गया। ऐसे में जो ये सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स हैं वो इन्वेस्टर्स के बीच पॉपुलर हो जाते हैं। तो ये जो फंड्स हैं ये अपॉर्चुनिटी ज्यादा देते हैं या फिर इनके साथ उतना ही बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है? तो इस बारे में चर्चा करेंगे हम हमारे स्पेशल गेस्ट से, नीलेश टी नायक, हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, शेयर.मार्केट, फोन पे वेल्थ। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। नीलेश, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच गीतांजलि। तो सबसे पहले तो हम बेसिक से ही शुरुआत करते हैं। ये सेक्टोरल और थीमेटिक जो फंड्स हैं ये होते क्या? बहुत सिंपल है गीतांजलि। जैसे आप कोई एक डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो इंडेक्स फंड हो, फ्लेक्सी कैप फंड हो, लार्ज कैप हो, तो इसमें ना कई सारे कंपनीज होते हैं अलग अलग सेक्टर्स के। जैसे फार्मा सेक्टर के होंगे, कंज्यूमर के होंगे, इंफ्रा, टेक्नोलॉजी, तो डाइवर्सिफाइड होता है अलग अलग सेक्टर में। बट आप जब सेक्टोरल फंड या थीमेटिक फंड की बात करते हैं तो एक उसका जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स होता है जहां वो पैसा लगाता है वो एक नैरो थीम होता है या नैरो सेक्टर होता है। जैसे कि सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं जो फंड, उनको हम टेक्नोलॉजी फंड्स बोलते हैं या फार्मा सेक्टर फंड्स बोलते हैं। फिर थीमेटिक होते हैं जहाँ पे दे विल से कि लेट्स से इंफ्रा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आप सीमेंट में या ईपीसी कंपनीज में, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, तो वो थीम में इन्वेस्ट करेंगे। हो सकता है उसमें मल्टीपल सेक्टर्स हो बट एक थीम है, या पीएसयू थीम हो गया। तो इस तरह से मेन जो डिफरेंस नॉर्मल जो डाइवर्सिफाइड फंड्स है और सेक्टर और थीमेटिक फंड है उसमें यह है कि ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, या स्पेसिफिक थीम या एक स्पेसिफिक सेक्टर पे फोकस करते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है ये फंड्स पे। ऑलराइट, तो इन फंड्स को साइक्लिकल क्यों कहा जाता है? देखिए, साइक्लिकल तो पूरा मार्केट ही है वैसे। आप अगर ब्रॉडर मार्केट की, स्टॉक मार्केट की बात करें और पिछले 10, 15, 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मार्केट में एक साइकिल होता है। एक 2-3 साल पीरियड अच्छा रहेगा मार्केट में, उसके बाद थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा। सो 2008-9 वाज अ स्लो डाउन। Before that it was a bull market. From 2013-14 onwards we have seen significant rally. तो ये cyclicality तो ओवरऑल मार्केट में होता ही है। बट जब आप सेक्टोरल या थीमेटिक की बात करते हो तो कई बार वो जो साइकिल होता है ना वो बहुत लंबा होता है। जैसे कि डाइवर्सिफाइड जो पोर्टफोलियो होता है या इंडेक्स होता है वो लगभग 1.5-2-3 साल में डेफिनेटली रिकवर करता है, राइट। बट सेक्टोरल में हो सकता है कि वो कई साल नीचे ही रहे, आपका इन्वेस्टमेंट रिकवर ना हो। आई विल गिव यू रियल एग्जांपल्स। जैसे कि 2007 में ये इंफ्रा का जो थीम है ना वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। फ्रॉम 2003-4 टू 2007 ये सब कंपनियों ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए थे। तो इतना पॉपुलर था, फंड्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज भी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स लॉन्च कर रहे थे। बट अगर आपने उस टाइम पे 2007, एंड ऑफ 2007 के आसपास अगर इन्वेस्ट किया होता, वापस उस वैल्यू पे पहुंचने में लगभग 10 साल लगते। 2017-18 में कहीं जाके वो वापस रिकवर हुआ, इफ यू टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स इटसेल्फ, राइट। लाइकवाइज इफ यू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, आपने सुना होगा एक .com
बबल के बारे में, जो 99-2000 में हुआ था. सो 2000 से लेके लगभग 2010 तक इतना टाइम लगा था रिकवर होने में टेक इंडेक्स को और टेक सेक्टर को, इन टर्म्स ऑफ व्हाट द प्राइसेस वेर दैट टाइम वर्सेस व्हाट इट वाज इनसाइड 2010. तो वो रिकवर बहुत टाइम लगता है, और आपको पता है इन्वेस्टर्स में इतना पेशेंस नहीं होता है. अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका पैसा जब वापस उस लेवल पे नहीं आता है तो आप फ्रस्ट्रेट होते हो, कभी कभी रिडीम कर लेते हो. तो आई थिंक इसी को हम बोलते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा सिक्लिकल होता है, इसलिए यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड्स. क्योंकि पूरा सेक्टर ही या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, Correct. वो उस पे डिपेंड करता है. करेक्ट, और ज़्यादा भी गिरता है कंपेयर टू ब्रॉडर मार्केट. ऑल राइट. Yes. तो अगर लेकिन हम रिसेंट ईयर्स की बात करें तो सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है. Yes. तो ऐसे में आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीजन? रीजन आई थिंक बहुत ही ऑब्वियस है कि आजकल लोग प्लेटफॉर्म्स पे फंड्स एनालाइज करते हैं, और एनालाइज का मतलब क्या, रिटर्न से सॉर्ट करते हैं. जब आप रिटर्न से सॉर्ट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज़्यादा रिटर्न वाला फंड ऊपर आएगा. तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई सेक्टर ऐसा रहेगा जो एक डाइवर्सिफाइड फंड को आउट परफॉर्म किया होगा. आप 2020 या 21 उस पीरियड में जाएंगे तो आपको फार्मा और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स ऊपर दिखेंगे. आज के दिन में जाएंगे तो शायद इंफ्रा और पीएसयू ऊपर दिखेंगे. तो लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि ये एक रिटर्न हम देख रहे हैं पिछले 3 साल का, 5 साल का, तो इसमें बढ़िया रिटर्न है, इसमें पैसा लगाते हैं, हमें रिटर्न भी अच्छा मिलेगा. बट ये ऑब्वियसली ये बिहेवियर सही नहीं है, बट दिस इज द बिगेस्ट रीजन. सेकेंड रीजन ये है कि जब आप सेक्टोरल या थीमेटिक फंड की बात करते हैं ना, तो एक स्टोरी बनाना आसान हो जाता है. आप बोलेंगे कि चलो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो सबको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अभी कुछ कुछ एक्शन हो रहा है, तो एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं आप उसके अराउंड, और स्टोरीज बिकते हैं, नॉट जस्ट इन इन्वेस्टमेंट्स, एवरीवेयर. अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव, a lot of times it's not the best way to invest. ठीक है, एक्साइटमेंट बहुत होता है उसमें, बट इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो आपको एक्साइटमेंट नहीं देखना चाहिए, आपको बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं. जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो एक्साइटमेंट से आप कई बार गलत डिसीजन ले बैठते हैं. तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है उसी का, जहाँ पे आप रैशनल डिसीजन नहीं लेते, एक्साइटमेंट और पास्ट रिटर्न्स देख के लेते हैं. इसको आप ग्रीड कह सकते हैं. ग्रिड कह सकते हैं, क्योंकि आप रिटर्न चेज कर रहे हैं वहाँ पे. आपको अच्छा रिटर्न दिख रहा है तो आप उसके पीछे इन अ वे उसी फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं. तो आपके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में जो ये सेक्टोरल फंड्स हैं, इनको कब इंक्लूड करना लॉजिकल है? देखिए, मुझे तो लगता है कि ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स है, कई सारे इन्वेस्टर्स हमारे इंडस्ट्री में अभी भी आए हैं. यानी कि इफ़ यू गो बैक से रफली 6 years, एंड ऑफ 2019, पूरे इंडस्ट्री में लगभग 2 करोड़ इन्वेस्टर्स थे यूनिक. आज के दिन में 6 करोड़ है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 4 करोड़ इन्वेस्टर पिछले 6 साल में इंडस्ट्री में आए हैं. इन इन्वेस्टर्स को उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उनका पोर्टफोलियो भी रिलेटिवली मतलब बेसिक रहेगा. उनका एज ग्रुप भी जैसे कि हमने पहले भी बात की है प्रीवियस एपिसोड में, कई सारे यंगस्टर्स है, जेनजी है. तो इन लोगों को शायद सेक्टोरल या थीमेटिक फंड की एक्चुअली ज़रूरत भी नहीं है. असलियत अलग है. रियलिटी इफ यू सी देर आर मोर देन 3 crore folios in the industry in sectoral funds. It's the largest in terms of participation. आप स्कीम्स देखेंगे, आई थिंक मैं अभी देख रहा था तो कुछ इक्विटी कैटेगरी में लगभग 560 स्कीम्स है. उसमें से 45% कुछ 240 या 250 सेक्टोरल और थीमेटिक कैटेगरी में है. तो लोग बहुत सारे इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, बट मेरे हिसाब से जो नए इन्वेस्टर है उनके लिए ज़रूरी है कि वो पहले अपना कोर पोर्टफोलियो बिल्ड करें, कोर कैटेगरीज में इन्वेस्ट करें, और जब आपका एक्सपीरियंस हो, आपको थोड़ा मार्केट की समझ हो, आप एक व्यू ले रहे हो सेक्टर पे, तब जाके आपको देखना चाहिए कि अच्छा हाँ, ये सेक्टोरल में मैं थोड़ा इन्वेस्ट कर सकता हूँ. बट ये नहीं है कि परफॉर्मेंस देख के आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट करें. ट्रेंड को देखते हुए नहीं इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल. आग लगाना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. ऑलराइट. तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स की बात करूं तो ये इसका रिस्क इन्वेस्टर्स को किस तरह से अफेक्ट कर सकता है? देखो, रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि आप अगर वो पैसा कहीं और लगाते तो आपको जो रिटर्न, लेट्स से रिस्क फ्री, एक बैंक एफडी में अगर पैसा आप लगाते हैं, लगभग 6-7% का रिटर्न आता है आज के दिन में, राइट, बैंक एफडी में.
आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप ये सोचते हो कि मेरे को इससे अच्छा रिटर्न चाहिए। अभी सबसे बड़ा रिस्क है कि इफ यू एंड अप विथ रिटर्न्स व्हिच इज लेस देन दैट, राइट? द वर्स्ट थिंग इज इफ यू एंड अप मेकिंग नेगेटिव रिटर्न्स और लूजिंग योर मनी, राइट? पार्टली। सो कंसंट्रेटेड बेट से, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, जब मार्केट नीचे जाता है ना, तो कहीं सारे सेक्टर्स मार्केट से ज्यादा गिरेंगे, बिकॉज मार्केट इज व्हाट, इट इज एन एवरेज ऑफ ऑल द सेक्टर्स, राइट? सो देयर विल ऑब्वियसली बी मेनी सेक्टर्स व्हिच विल परफॉर्म वर्स देन द मार्केट। अगर आपने उस टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट किया है जो उन सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, तो ऑब्वियसली आपका जो परफॉर्मेंस है वो नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड या इंडेक्स से भी बेकार रहेगा, और आपको जो रिकवर करने में टाइम लगता है वो भी ज़्यादा लग सकता है कहीं बार। तो ये बड़ा रिस्क है। और आई थिंक जब आप इन्वेस्ट करते हो तो भले ही आप पहले कितने भी कॉन्फिडेंट फील करें कि मैं इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करूंगा वगैरह, बट जब आप ये उतार चढ़ाव देखते हैं तो कहीं बार आप गलत डिसीजन लेते हो, स्टॉप करने का एसआईपी या विड्रॉ करने का आपका इन्वेस्टमेंट। आई थिंक ये ध्यान में रखना चाहिए, और इस हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इंक्लूड करना है नहीं करना है। वो मतलब सेक्टोरल है तो वो उसे लॉन्ग टर्म से भी ज्यादा लॉन्ग टर्म मान के चलना। करेक्ट। और वो तभी जब आपका एक एक्सपीरियंस हो, कम से कम एक साइकिल आपने देखा हो। मैं तो ये कहूंगा कि आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे सेक्टोरल थीमेटिक तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म में आई थिंक थिंग्स मीन रिवर्ट, और लेट द फंड मैनेजर डिसाइड विच सेक्टर्स टू बी ओवरवेट और अंडरवेट। चलिए, आपने कहा कि जरूरत तो नहीं है, लेकिन वो रिटेल इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनको इनमें कितना एक्सपोजर रखना चाहिए? देखिए, अगर कितना भी इवॉल्व्ड इन्वेस्टर हो, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, देयर में बी एक्सेप्शनल इन्वेस्टर्स हु अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट दे वांट टू डू, बट लगभग 95 या इवन 99% ऑफ द इन्वेस्टर्स, मैं ये कहूँगा कि जब आपका एक पोर्टफोलियो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो उसमें एक ना कोर कंपोनेंट होना चाहिए। कोर यानी कि आप सिर्फ लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, वहाँ पे आप टेक्निकल चेंजेस नहीं कर रहे हो, ठीक है? और उसमें एक्चुअली सेक्टरल नहीं बैठता है। वहाँ पे आपके डाइवर्सिफाइड फंड्स है, चाहे वो लार्ज कैप हो, लार्ज एंड मिड कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, उस टाइप के प्रोडक्ट्स होने चाहिए। आप रिस्क एवर्स है तो हाइब्रिड भी हो सकते हैं, ठीक है? बट एक छोटा सा कंपोनेंट हो सकता है एक्सपीरियंस के बाद, जो एक एक्टिव कंपोनेंट है। वहाँ पे एक रोल होता है सेक्टोरल फंड्स का। परसेंटेज की बात करें तो मेरे हिसाब से तो कभी 20-25% से ज़्यादा कभी सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स में नहीं जाना चाहिए, इवन इफ यू आर एन इवॉल्व्ड इन्वेस्टर। एंड दैट टू यू नीड टू बी वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट आपका जो उसमें एंट्री करने का टाइम है और एग्जिट करने का टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग क्या करते हैं, जब वैल्यूएशन सेक्टर का बहुत ज़्यादा हाई होता है, उससे यानी कि पास रिटर्न्स बहुत अच्छा है, राइट, और अर्निंग साइकिल पे पिक पे रहती है, तब इन्वेस्ट करते हैं, और वो बहुत डेंजरस है। आप अगर सेक्टोरल में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उस समय इन्वेस्ट करना है जब वैल्यूएशंस नीचे हो सके तो अर्निंग्स भी बॉटम पे हो, तो आपको उस समय जो रिस्क होता है, आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, रिस्क कम होता है, तो वो एक सही टाइम होता है। बट आपको ये सब अगर समझ नहीं आता है तो बेहतर यही रहेगा कि आप उससे दूर रहे। तो अगर किसी सेक्टर का साइकिल रिवर्स हो जाता है तो इन्वेस्टर्स को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? देखिए, अगर आपने ऑलरेडी सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट किया है और आप साइकिल रिवर्स हो रहा है, तो आई थिंक ये एक्चुअली बहुत ही डिफिकल्ट है, फ्रैंकली डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है इस ऐसे सिचुएशन में। बट अगर ये शुरुआती है, साइकिल जो टर्न हो रही है उसकी शुरुआत ही है, आपने बड़ा कोई लॉस नहीं किया है और आपको रियलाइज़ होता है कि ये मैंने गलती की है, तो बेहतर यही रहेगा कि उस समय आप उसमें से एग्जिट करें। आप ये ज़रूर ध्यान में रखें कि उसमें एग्जिट लोड क्या है, कोई टैक्स इम्प्लीकेशंस है या नहीं है, जो पर्सनल होते हैं, मतलब यू कैन नॉट जनरलाइज। बट वो अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसमें से निकल सकते हैं, आपको अगर पता है कि मैंने गलती की है और साइकिल रिवर्स हो रहा है। बट अगर आप ऑलरेडी लॉस देख रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में उस फंड में इन्वेस्ट करके, और हो सकता है वो टाइम सही हो अभी इन्वेस्ट करने के लिए, तो उस केस पे यू हैव टू टेक अ व्यू कि क्या ये टाइम सही है, नहीं है। ऐसा जनरलाइज नहीं कर सकते, आपको समझना पड़ेगा कि अर्निंग साइकिल में वो सेक्टर कहाँ पे है, वैल्यूएशंस में कहाँ पे है, और आपने कभी इन्वेस्ट किया था, और उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि होल्ड करना है या एग्जिट करना है। मतलब आपका जनरल व्यू ये है कि अपने पोर्टफोलियो में आपको डाइवर्सिफाइड फंड्स ज्यादा रखने चाहिए, सेक्टरल में कम करना चाहिए। बिल्कुल, नहीं रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज व्हाट आई सी। लेकिन अगर ऐसा कर दिया है तो इन दोनों में बैलेंस किस तरह से मेंटेन किया जाए? हाँ, तो बैलेंस, जैसे कि मैंने कहा कि आपको अगर समझ है सेक्टर्स की,
तब आप सेक्टोरल फंड्स को इवेल्युएट करके आप देख सकते हैं। बट ये नहीं कि कोई और इन्वेस्ट कर रहा है तो आप उसमें इन्वेस्ट करें, या बहुत नॉइज है मार्केट में कि इस थीम के बारे में हर कोई बात कर रहा है तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, ये नहीं सोच होनी चाहिए। या पास्ट रिटर्न्स देख के आपको ये देखना है कि क्या मेरिट पे ये सेक्टर अभी अट्रैक्टिव है या नहीं। और मेरिट पे जब हम कहते हैं तो किसी भी इन्वेस्टमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट वही है कि क्या इस सेक्टर में जो कंपनीज है उसके प्रॉफिट्स यानी कि अर्निंग्स ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे, स्पेशली फ्रॉम लेट्स से मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। क्या जो वैल्यूएशंस है, जो मैं प्राइस पे कर रहे हैं लोग अभी उन स्टॉक्स को उस सेक्टर में, क्या वो बहुत ज़्यादा है, कम है, कहाँ पे, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। और उसमें भी देन ऑब्वियसली यू हैव टू चूज द राइट फंड, राइट। तो आसान नहीं है सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट करना। मतलब मैं ये एक्चुअली ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं 25 साल इंडस्ट्री में रह के 15 साल म्यूचुअल फंड कंपनीज में काम करने के बावजूद आज भी मैं सेक्टरल फंड्स में अग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है एक्चुअली, फ्रैंकली। तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूरत है भी नहीं। बट लाइक फोमो होता है, लोगों को लगता है कि यार हर कोई कर रहा है, परफॉर्मेंस है तो हम भी कर लेते हैं। गलत हो सकता है। यही जानना चाह रही थी आपसे कि आपने सेक्टोरल फंड में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपने खुद ही खैर जवाब दे दिया। अकॉर्डिंग टू यू इट्स बेस्ट कि आप डाइवर्सिफाइड फंड्स रखें सेक्टोरल में, क्या अगर किया है तो इस तरह से जैसे आपने बताया उस तरह से बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी। करेक्ट। ऑलराइट, सो नीलेश, थैंक यू सो मच हमें सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए, समझाने के लिए कि हाउ दे वर्क, एंड थैंक यू, इट वाज प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू गीतांजलि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस एपिसोड में हमने जाना कि सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स जो होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज तो जरूर देती है, लेकिन अगर आपको अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करना है, बैलेंस बना के रखना है, तो उसके लिए डाइवर्सिफाइड फंड्स बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।